नमस्कार, अंधेरे 2022 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ महीने ही बचे, लेकिन सूबे के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कसी है। कोई दल बदल रहा है तो कोई जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में जुट गया है। उत्तराखंड में सक्रिय राजनीतिक दल मंथन में जुट गए हैं। रणनीति तैयार हो रही है, बिसातें बिछाई जा रही है। कोई मंच पर तो कोई सड़क पर खड़ा होकर घोषणाएं कर रहा है, वादे कर रहा है, क्योंकि सभी की मंजिल एक है और वो है मिशन 2022। क्योंकि सत्ता इतनी आसानी से हाथ नहीं आती। और आज इसी को लेकर हम आपको उत्तराखंड की नैनीताल विधानसभा सीट और देहरादून की राजपुर विधानसभा सीट की राजनीतिक रिपोर्ट दिखाएंगे। अंधेरे 2022 में अब हम बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया है। नैनीताल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तराखंड के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। नैनीताल जिले में स्थित यह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। विधानसभा क्षेत्र में कुल 94,360 मतदाता थे। नैनीताल विधानसभा सीट उत्तराखंड की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार नैनीताल विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता से बातचीत की है। क्या कुछ है जनता की राय, दिखाएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। उत्तराखंड की नैनीताल विधानसभा सीट के दिल में क्या है? नैनीताल विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? नैनीताल विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। नैनीताल सीट से भाजपा के संजय आर्य हैं विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? नैनीताल विधानसभा सीट उत्तराखंड के नैनीताल जिले में आती है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से संजय आर्य ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरिता आर्या को 7,247 वोटों के मार्जिन से हराया था। नैनीताल जिला कुमाऊं मंडल में स्थित है और इसके उत्तर में अल्मोड़ा जिला और दक्षिण में ऊधम सिंह नगर जिले हैं। हल्द्वानी इस जिले में सबसे बड़ा नगर है। नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र केसी सिंह बाबा वर्तमान लोकसभा में यहाँ कांग्रेस के सांसद है। उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था। उत्तर भारत में स्थित एक उत्तराखंड का निर्माण 1 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। सन 2000 से 2006 तक ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व ये उत्तर प्रदेश का एक भाग था। पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया गया है। भारत के उत्तराखंड राज्य में साल 2012 में हुआ तीसरा विधानसभा चुनाव है। इससे पूर्व उत्तराखंड में साल 2002 और 2007 में विधानसभा चुनाव हुए थे। 2012 के विधानसभा चुनाव 30 जनवरी 2012 को एक चरण पहले चुनाव में संपन्न हुए थे। 2012 विधानसभा चुनाव उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 788 प्रत्याशियों द्वारा लड़े गए थे। इस विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में कुल 100806 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान का समय प्रातः 8 बजे से लेकर 5:30 बजे तक था और इस दौरान राज्य में कुल 63,78,212 लोगों ने मतदान किया, जो कुल मतदाताओं की संख्या का लगभग 67% था। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए के न्यूज संवाददाता कांतापाल ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। 2022 के चुनावी बिगुल यहाँ पे बज चुका है। मैं हूँ नैनीताल विधानसभा सीट से। आइए जानते हैं कि जनता किस तरफ इस बार क्या मुद्दे हैं और किस को यहाँ पे चुनने जा रही है। तो मेरे साथ हैं प्रदीप दुमका जी, व्यवसायी। इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे इस बार 2022 के चुनाव में रहने वाले हैं। दुमका जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार 2022 के चुनाव? देखिए, यहाँ पर जो प्रमुख मुद्दे हैं वो तो सबसे प्रमुख मुद्दा तो पलायन का है। 20 वर्ष पहले जिस मुद्दे की वजह से इस राज्य का निर्माण हुआ, तो पलायन हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा नंबर पर हमारे लिए आता है बेरोजगारी। प्रदेश का युवा बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार है और बेरोजगारी में हम पूरे देश में सभी राज्यों में सबसे ऊपर हैं।
आज पढ़ने लिखने का कोई महत्व नहीं रह गया है। MSc, MA, BE को MCOM करके आदमी सोचता है क्या करूं इसको करके, क्योंकि मेरे को तो कोई नौकरी मिलनी ही नहीं है। ये हालत इस राज्य की हो गई है। तो प्रमुख मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, यही सब इसके मुद्दे रहने वाले हैं। और इन्हीं पे जो है जनता जो है इन सब चीज़ों की मांग कर रही है कि अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड कराइए और पानी की व्यवस्था कराइए, शिक्षा की व्यवस्था कराइए, रोजगार की व्यवस्था कराइए, पलायन रोकिए, यही सब मुद्दे होने वाले। तो ये थे हमारे संग प्रदीप दुमका व्यवसायी, जिनका मानना है कि इस बार जो मुद्दे रहने वाले हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी के रहने वाले हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी यहाँ पे हैं, आइए जानते हैं कि युवा का क्या झुकाव है और किस तरफ इनका जो है वोट जाने वाला है। आपका नाम मेरा मोहम्मद बुरहान और शान अख्तर, और मैं नैनीताल निवासी हूँ यहाँ का। और यहाँ पिछले 20-21 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं जिन वादों के साथ में सरकारें यहाँ मौजूद आ रही हैं, जो वादे कर रही है वो तो निभा नहीं पा रही है। और उसके साथ साथ में बेरोजगारी की दर आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग यहाँ से जो युवा हैं हमारा साथ का, वो बाहर जा रहे हैं, बाहर जाकर रोज़गार ढूंढना, बल्कि ये हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बाहर कंट्रियों में जाकर रोज़गार ढूंढ रहे हैं वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आज यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के अंदर में बेरोज़गारी की दर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और महिलाओं पे उत्पीड़न, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस पर कंट्रोल होनी चाहिए। कानून व्यवस्था नहीं है आज के टाइम के अंदर में। जो हमारे उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, उनका जो काम होना चाहिए था वो काम आज के टाइम के अंदर नहीं हो रहा है, और सिर्फ वादे हो रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सरकार पैसा पास करती है, शायद हो सकता है वो सिर्फ चुनाव मुद्दों के लिए पैसा पास कर रही है, और चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा वो सिर्फ पास हो रहा है। और यहाँ मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर ऐसे ही स्थिति बनी रही तो हम लोग का ही ऐसा ना हो कि 47 वाली स्थिति में चले जाए, गुलामी वाली स्थिति में चले जाए। तो हम लोगों को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। व्यापारी हो, व्यापारी को भी हर तरीके से मदद चाहिए सरकारी, तो मगर वो मिल नहीं पा रही है। तो ये थे हमारे साथ एक युवा यहाँ पे जो कहते हैं कि रोजगार मेन मुद्दा यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे हमारे साथ एक हमारी बहन है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या वो इस बार के चुनाव को परिवर्तन के रूप में देखती हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता आर्य है। मैं कृष्णापुर दुर्गापुर वार्ड में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे जो रोजगार यहाँ नैनीताल में बिल्कुल नहीं है। मेरे 2 बच्चे जो हैं वो बाहर रहते हैं, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। तो बच्चों को पढ़ा के मैंने एक बेटे को गोवा भेज रखा है, एक बेटी मेरी अहमदाबाद जाने वाली है, कुछ दिनों से अभी हल्द्वानी में है वो। तो यहाँ रोजगार, मैं भी एक बेरोजगार हूँ, मैं भी फाड़ खोखा लगाती हूँ, लेकिन वो भी लगाने नहीं दिया जा रहा। सरकार जो है, कांग्रेस जो बीजेपी आती है वो सिर्फ थोड़े दिन इलेक्शनों में पैसा बांटने के लिए लोगों को उत्साह करती है, उसके बाद कोई रोजगार नहीं है। कोई ही बच्चा यहाँ, हमारा मोहल्ले का भी कोई बच्चा नहीं है, यहाँ सब बाहर जा चुके हैं जी। मेरे दुर्गापुर क्षेत्र के काफी से काफी बच्चे गोवा में होटल में एक वेटरिंग कर रहे हैं। अगर नैनीताल में ऐसा रोजगार होता तो हम अपने बच्चों को अपने से दूर क्यों करते? यहाँ कोई रोजगार नहीं। कोई भी सरकार आती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो यही करती है, खाली लड़ती है इलेक्शन और कुछ नहीं करती। और ये लोग तो वैसे भी नहीं, वो बदलते रहते हैं, ये विधायक बदलते रहते हैं, कभी कोई कभी कोई। अभी संजीव आर्य जी को देख लो, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, अब फिर कांग्रेस में चले गए। तो हमारे युवाओं का क्या होना है और हमारे बच्चों का क्या होना हमें नहीं मालूम। कुछ सालों में हम ही यहाँ से चले जाएंगे। तो इनका साफ तौर से कहना है कि जो विधायक हैं वो दल बदल यहाँ पे करते रहते हैं, जिस कारण यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा। हम कुछ और युवा मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं। मेरा नाम ललित पंत है, मैं तल्लीताल में रहता हूँ। वर्तमान में जैसे कि हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें हमारे अंतर्गत हैं। क्योंकि उत्तराखंड सरकार में केवल जो बीजेपी की सरकार है, पिछले 5 सालों से केवल छल किया जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। युवाओं के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ जितना भी है, खाली रोजगार के नाम पर एक बिल पास होता है, वो केवल कागजों में पास होता है। उत्तराखंड की सरकार केवल अपने छल के लिए काम कर रही है। आज तक जितने भी 5 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ है। जितने भी हमने आज तक, मैं केवल 4 एग्जाम दे के आया हूँ, 4 एग्जामों में उन्होंने सारे एग्जाम रद्द कर दिए हैं। कम से कम युवाओं का पैसा बर्बाद हो रहा है। वो बर्बादी, युवाओं को जितने जेब से उतना पैसा जा रहा है वो जा रहा है, उत्तराखंड की सरकार कुछ कर नहीं रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने यहाँ पे घोषणा किया है कि अब से जितने भी यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी उनकी फीस नहीं ली जाएंगी। तो इस बारे में क्या कहते हैं? वो प्रतियोगिता जो फीस है वो केवल महज एक ड्रामा है। क्योंकि अभी भी आप जाके देख लीजिए, पूछ के लीजिए, वहाँ पर सारी प्रतियोगिता की जितनी भी परीक्षाएं हो रही है उनकी फीस ली जा रही है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की फीस अभी तक माफ़ नहीं की गई है। हमने अभी हाल ही में एक फॉर्म भरा था, उसका एग्जामिनेशन फीस था 450 रुपया। अगर माफ़ी हो रही होती, वो फीस माफ़ क्यों नहीं हुई?
केवल वो कागजों पे और जनता को रुझाने के लिए, युवाओं को रुझाने के लिए वो कार्य किया जा रहा है। तो बेरोजगारी ही यहाँ पे जो समस्या है वो सबसे बड़ी दिख रही है। उसी को लेकर यहाँ पे युवा जो है वो मतदान के लिए तैयार हैं। मेरे साथ एक और युवा यहाँ पे हैं, इनसे जानते हैं कि जो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार जिसे कह रहे हैं, उनने कितना यहाँ पे विकास कार्य किया है और युवा उससे कितने संतुष्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, जो भाजपा की सरकार है यहाँ पे वो सब बिल्कुल निकम्मी सरकार है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात करने से पहले हमें अपने पहले स्कूली शिक्षा को देखना चाहिए। जो हमारा स्तंभ है, किसी भी रोजगार को पाने का स्तंभ जो है हमारा, वो हमारी शिक्षा है। शिक्षा का स्तर इन्होंने इतना नीचे कर दिया है। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल की आप हालत देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की आपकी छतें चूरी है, किसी में पानी नहीं है। शिक्षक है तो शिक्षक खाली मात्र यहाँ प्राइमरी स्कूल में चले जाइए, आपको वहाँ पे 5 शिक्षक दिखेंगे और मात्र आपको 5 बच्चे दिखेंगे। तो ये स्थिति यहाँ पे कर दी गई है उत्तराखंड सरकार में। स्कूलों में आपको कोई भी बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को जो स्वयं अपने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भेज रहे हैं और किसी का जो आपका मतलब जो यहाँ पे नाव चालक जो है उनके वो अपने बच्चों को स्वयं आपका एक सरकारी स्कूल में भेजने में सोच रहे हैं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, क्योंकि वो स्कूल की स्थिति इतनी बदतर कर दी गई है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये सब श्रेय आता है हमारी आपको भाजपा सरकार को, ये जो कि जनता से मात्र फॉर्म के नाम पर जो पैसा लूट रहे हैं। ये फॉर्म भर के जो है एक अपना अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं और मात्र कुछ नहीं है इसमें। तो मेरे साथ हैं मेरे निकटवर्ती क्षेत्र खुरपाताल से आए हुए एक और यहाँ पे युवा विनोद कुमार। इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या इनके जो निकटवर्ती क्षेत्र है नैनीताल से लगा हुआ खुरपाताल क्षेत्र, उसमें कितना विकास हुआ है, क्या इनका मानना है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, मैं ये बात को कहना चाहूँगा कि आज जो ये चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनको एक झूठ बोलने की बीमारी है। ये आश्वासन पर आश्वासन देते हैं। इनके कार्यकाल में अगर बात करें तो इस बार लोग इनको वोट देने को तैयार इसलिए नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले व्यक्ति आज बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये बड़ी अफसोस की बातें हैं और वो व्यक्ति कर रहे हैं जो इनके पार्टियों में पदाधिकारी हैं या वो विधायक के क्षेत्र में रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चला रहे हैं और बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है तो एक बड़ा अजीब सी बात है। दूसरी बात, पलायन की बात को लेकर ये लोग हमसे बात करते हैं और पलायन इनका जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि पलायन को रोकना इनकी बस की बात नहीं है। जब रोजगार ही नहीं होगा तो पलायन निश्चित तौर से होगा और पलायन वाले व्यक्ति जो गए हैं वो यहाँ आकर वोट देने को तैयार नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और चेतावनी भी इनको देना चाहते हैं कि इस बार पलटवार हम लोग जनता जरूर करेगी, क्योंकि इन लोगों के जो कार्यकाल है वो बिल्कुल नाकाम रहे हैं। कोई कार्य इनका नहीं रहा, सिर्फ आश्वासन के अलावा। हमारे साथ कुछ यहाँ पे नाव चालक हैं, इनसे जानते कि किस तरह इनको जो सरकार ने सहायता दी है और क्या इस बार इनके जहन में है कि किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करने जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह बिस्ट्रे है, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ नाम मालिक समिति में। तो लॉकडाउन के समय में जो सरकार ने राहत पहुँचाई है, आपको मिल पाई या नहीं मिली, क्या चाहते हैं कि नहीं, समय समय पर यहाँ पर मदद आती रही, चाहे वो राशन किट के रूप में हो या फिर इनको जो सभी नाव चालकों को और नाव मालिकों को 10-10 हज़ार रुपया उसमें आर्थिक मदद दी गई थी सरकार की ओर से। उससे पहले भी 3-4 बार कई समय पर इनको राशन किट वगैरह भी वितरण किए गए थे, तो समय समय पर हमें मिलती रही, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रही। हाँ, ये है कि 2 साल से मतलब पर्यटन व्यवसाय क्योंकि चौपट हो गया था, तो हमें उम्मीद थी कि कुछ और मदद की आशा थी हमें। हमने कई लेटर भी लिखी हुई हैं, कुछ हमारे वंचित रह गए हैं उसमें नाव चालक वगैरह जो पूरे नहीं हो पाए थे, तो आशा की जा रही थी कि उन्हें भी अगर मिल जाए तो बढ़िया रहता। तो ये थे हमारे संग नाव यूनियन के चालक जो कह रहे हैं कि हमें सरकार से यहाँ पे मदद मिली है। मेरे साथ कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनसे किस तरह से रहा और विकास कार्यों में कितना इनका सहयोग रहा सरकार का, किस तरह से देखते हैं। जी देखिए, अगर हम नैनीताल की बात करें, नैनीताल में विकास के नाम पर अभी जो नैनीताल की मुख्य झील हुआ करती थी जिसको हम सुखाताल झील कहते हैं, वहाँ पे कार्य हो रहे हैं सरकार के द्वारा। करोड़ों की लागत से वहाँ पे एक कृत्रिम झील बनाई जा रही है, क्योंकि जो नैनीताल आने वाले पर्यटक थे उनको नैनीताल की मॉल रोड और नैनीताल की झील के अलावा कुछ देखने को यहाँ पर नहीं मिलता था। तो इस बार सरकार ने प्रयास किया है कि जो सुखाताल झील है इसको कृत्रिम झील के रूप में डेवलप किया जाए। साथ ही उस झील का एक बहुत बड़ा फायदा नैनीताल को मिलने वाला है, क्योंकि जो नैनीताल की झील सूख जाती थी, अगर उस कृत्रिम झील में पानी भरेगा तो आने वाले समय में उस झील से जो पानी रिसेगा वो नैनीताल की इसी लेक में मिलेगा, तो जिससे नैनीताल की झील हरी भरी रहेगी और पर्यटक इसका लुत्फ उठाएंगे। इसके अलावा अगर हम जो मलिन बस्तियां हैं वहाँ की तरफ जाएं तो सरकार के द्वारा मलिन बस्तियों में खड़ंजे
बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे कई छोटे छोटे हैं जहां तक लोगों की नजर नहीं जा रही है। सरकार काम कर रही है, हालांकि सरकार भी युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से फेल रही है। केवल दावे कर रहे हैं सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो उस तरफ अभी सरकार को कोई ध्यान नहीं है जिस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो क्या मानते हैं कि सरकार यहाँ पे जो परिवर्तन किया है उसको लेकर जो विकास कार्य किए गए हैं, जनता उनसे कितनी खुश है? मेरे साथ आकांक्षी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या विकास कार्य जो यहाँ पे हुए हैं उनसे संतुष्ट हैं या परिवर्तन चाहती है? देखो, विकास कार्य का तो पता नहीं, लेकिन अभी तक जैसे देखा जाए कि ठंडी सड़क जो सबसे बड़ा अभी तक जो ठीक नहीं हुआ है, या फिर बलिया नाला का ट्रीटमेंट देखिए वो भी अभी तक किया नहीं गया, या कृष्णापुर की रोड को लेकर बात करें तो वो भी अभी तक हुए नहीं। तो किस तरह देखती हैं, परिवर्तन होना चाहिए या जो पिछली सरकार है उससे आप खुश हैं? परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो किसी ने इसमें कोई भी अपना सहयोग किसी ने भी नहीं किया है, अभी काम किया हुआ नहीं है, तो हमें लगता है परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पे मेरे साथ और हैं, गुंजन मेहरा जी हैं, इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इस बार 2022 के चुनाव में ये जा रही हैं। जी, पहले तो मैं बल्दिया खान में रहती हूँ, जहाँ पे बल्दिया खान से भी दूर एक गांव है जमीरा, वहाँ से लोग 6-7 किलोमीटर पैदल चलकर नैनीताल आते हैं। सरकार ने वहाँ पे आज तक कभी सड़क नहीं पहुँचाई। ये 2021 चल रहा है, 21 साल हो चुके हैं हमारे उत्तराखंड को। वहाँ के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं नहीं है, वहाँ पे किसी को कोई बीमार होता है उसे डोली में यहाँ पे लाना पड़ता है। तो सरकार में इस बार परिवर्तन होना चाहिए और गाँव का विकास होना चाहिए। 2017 नैनीताल विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम, भाजपा के संजय आर्य ने दर्ज की जीत। संजय आर्य को मिले 30,036 वोट। कांग्रेस की सरिता आर्या को 7,247 वोटों से हराया। सरिता आर्या को मिले 22,789 वोट। नैनीताल विधानसभा में कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 7,29,156। पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,82,926। महिला मतदाताओं की संख्या 3,86,222। आगामी विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन देखने वाली बात होगी कि राजपुर विधानसभा पर जनता किसके सर पर। आगामी विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन देखने वाली बात होगी कि नैनीताल विधानसभा सीट पर जनता किसके सर पर जीत का सेहरा बांधती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है। लगातार एक के बाद एक भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड दौरे पर है। चुनाव के मद्देनजर कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक तरफ जहां राज्य की धामी सरकार अपने मैनिफेस्टो के कामों को पूरा करने में जुटी है, तो वहीं विपक्षी दल लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं राज्य की राजधानी देहरादून की राजपुर रोड विधानसभा सीट पर सभी दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी के समीकरणों को दुरुस्त करने में जुट गए। देखिए रिपोर्ट। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। देहरादून की राजपुर विधानसभा सीट के दिल में क्या है?
राजपुर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? राजपुर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। राजपुर सीट से भाजपा के खजान दास है विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? नमस्कार, रणभेरी सन 2022 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून के दिल कहे जाने वाले घंटाघर पर, जहां से भाजपा के खजान दास विधायक हैं। आज के न्यूज इंडिया की टीम राजपुर विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और जनता से जानेगी कि कितना जो मौजूदा विधायक हैं खजान दास, उन्होंने विकास कार्य किया है अपने क्षेत्र में। राजपुर रोड विधानसभा सीट उत्तराखंड की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। देहरादून जिले में स्थित राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। राजपुर विधानसभा साल 2008 के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश से अस्तित्व में आई। यहाँ 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खजान दास ने कांग्रेस के राजकुमार ठुकराल को हराकर विधायक की कुर्सी पर कब्जा किया था। 2017 राजपुर विधानसभा का चुनाव का परिणाम, भाजपा के खजान दास ने दर्ज की जीत। खजान दास को मिले 36,601 वोट। कांग्रेस के राजकुमार को हराया 8,632 वोटों से। राजकुमार ठुकराल को मिले 27,969 वोट। राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1,20,000 वोटर है। वहीं जब के न्यूज इंडिया की टीम ने जनता के बीच पहुंची, तो वहीं जनता विधायक खजान दास के कार्यकाल को लेकर खुश दिखाई दी, तो कहीं नाखुश। विधायक जी कार्यकाल पर क्या कहना है जनता का, आप खुद देखिए। रणभेरी सन 2022 के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 में, जहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह का जो कार्यकाल विधायक जी खजान दास का यहाँ पर रहा है। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखवीर सिंह है और मैं वार्ड नंबर 29 में रहता हूँ और आम कार्य करता हूँ। सर, कितना विकास कार्य हुआ है विधायक जी के कार्यकाल में और कितना खुश हैं उनके कार्यकाल में? हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत कार्य किए हैं वार्ड नंबर 29 में और डालामराज क्षेत्र में। सड़कें हैं और ये हाई टेंशन है, उन्हीं की कृपा से ये हटाई गई है। हाई टेंशन तार को लेकर पहले भी कई मौतें हो गई, तो आपने पूर्व जो विधायक थे उनके वक्त भी ये दिक्कत रहती थी क्या? जो पूर्व में विधायक थे, जो राजकुमार विधायक थे, उन्होंने कितना काम किया है? उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। अपने रहते रहते उन्होंने सिर्फ मजे लिए हैं और कोई सत्ता में कोई काम नहीं करा है। हमारे खजान दास जी ने मोदी जी के नेतृत्व में बहुत कार्य कराए हैं और कर रहे हैं अभी भी। हमारे कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं कि हाई टेंशन हट गई है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो विधायक हैं खजान दास, उनका कार्यकाल कितना मतलब खुश भरा रहा है लोगों के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम मोतीराम है। मोतीराम जी, किस तरह से देखते हैं कि कितना विकास क्षेत्र में हुआ है खजान दास के कार्यकाल में? क्योंकि विधायक रह चुके हैं, 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, आगामी विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कितना विकास कार्य हुआ है? देखिए, खजान दास जी ने जितना काम किया है, अभी इस वार्ड 29 में ही ले लीजिए, जितनी सड़कें बनी हैं और खास करके जो बिजली का भी हाई टेंशन लाइन हटाने का था, पूर्व विधायक जो राजकुमार जी थे सिर्फ अपने घर पे हटवाई थी लाइन और उसके सिवा कुछ नहीं किया। और साथ साथ वो मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए भी वो अध्यक्ष बने थे, लेकिन उन्होंने अपने घर का और 4 पट्टे इशू करवाए थे, बाकी किसी जनता को ध्यान नहीं किया। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद खजान दास जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के त्रिवेंद्र जी के साथ मिल करके उन्होंने इस बस्ती का नियमितीकरण के लिए प्रयास किया और अभी भी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। जनता भी जो पूर्व विधायक हैं वो उनका कहना है कि अगर नियमितीकरण की बात करें तो जो मालिन बस्ती हैं, तो उनका कहना है कि हमारे वक्त में भी ये जो चल रहा था, हमने ही पानी, बिजली, सड़कें का जो कार्य है हमने किया है। उसको किस तरह से देखते हैं? जनता को भी पता है कि पानी बिजली का उन्होंने कितना काम किया है, सड़कों को काम कितना किया है। उन्होंने सिर्फ इस नदियों के किनारे के सारी जमीन बेची है, इसके सिवा उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। काम जो हुआ है बीजेपी की सरकार में आके काम शुरू हुआ है। उनको पता है जहां उनका फायदा होता था वहीं पे काम किया राजकुमार जी ने, बस और कोई काम नहीं किया है। मतलब कितने में से कितने नंबर देंगे आपके जो विधायक हैं खजान दास जी को? मैं तो 100 में से 100 नंबर दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, अभी उन्होंने जितने काम किए उससे जनता भी खुश है और हम लोग भी खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। महिलाएं,
क्या नाम है आपका? मंजीत शाह, 29 नंबर वार्ड। मैम, आप के क्षेत्र में विधायक जी का कितना आना जाना है, क्योंकि महिलाओं का अहम रोल होता है विधानसभा क्षेत्र में? किस तरह देखते हैं कि चुनाव में के वक्त जो विधायक जी के वादे किए थे विधायक जी ने अपने कार्यकाल में, कितना पूरा हो पाया? खजानदास जी के बारे में पूछ रहे हैं या खजानदास जी के बारे में पूछ रहा हूँ, जो मौजूदा विधायक हैं आपके क्षेत्र के? खजानदास, मैं असल में मैं आपको बताती हूँ कि मैं 30 साल से माननीय विधायक जी उनके साथ थी, राजकुमार जी के साथ। 30 सालों में उन्होंने हमारे से इतने झूठे वादे किए कि हम मालिकाना हक दिलवाएंगे। हमने उनके साथ चप्पलें तक अपनी घिस दी, इतनी इतनी लेडीज में लेकर जाती थी उनके साथ में। उन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया और आज तक हमें मालिकाना हक नहीं मिला। उसके बाद मालिकाना हक तो अभी भी नहीं मिला, सिर्फ 3 साल के बाद। अभी भी नहीं, मालिकाना हक नहीं। 30 सालों में जो उन्होंने हमारे साथ झूठे वादे किए, हम ये कहते हैं नेता कोई भी हो लेकिन झूठे वादे ना करे। राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर मौजूदा विधायक खजानदास का कहना है कि उनके 5 साल के कार्यकाल में उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र में तमाम विकास कार्य हुए, चाहे वे राजधानी देहरादून के जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने और कोरोनेशन अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने का हो, या क्षेत्र में पेयजल, सीवर और सड़कों के विकास की बात हो। सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ है। देखिए, राजपुर विधानसभा का विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है। विकास पहले भी होता आया है, अब भी हो रहा है और आगे भी होगा। जैसे जैसे विकास होता है उसके साथ विकास की कड़ियां और जुड़ जाती है। और मैं विकास की बात करूं, सबसे पहले हमारा दून हॉस्पिटल जो जिला अस्पताल था उसको मेडिकल कॉलेज घोषित किया गया, किंतु जिला अस्पताल चाहिए था, इसलिए कोरोनेशन अस्पताल में 39 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल बनाया गया, वो मेरे कार्यक्रम में हुआ। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि सड़कों को लेकर के करीबन हम लोगों ने कुल मिलाकर के 1400 करोड़ का तो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, और विशेषकर पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है वो 44 करोड़ के लगभग सड़कों का निर्माण करवाया है, पुनर्निर्माण करवाया है। ये काम हमने किए हैं। 33 केवी की विद्युत लाइन जो बस्ती के ऊपर से गुजर रही थी, लंबे समय से जिसकी मांग चली आ रही थी, 5 लोगों की डेथ हो गई थी। पूर्व हमारे जो नेतागण और पूर्व सरकार ने उस किसी एक वरिष्ठ आदमी के घर से उस लाइन को हटाया, किंतु बस्ती को यथावत रखा गया, बस्ती के ऊपर से लाइन को नहीं हटाया गया। सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद मैंने वो काम किया, उसके लिए 50 लाख रुपया निधि से और 1.5 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत हुआ। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार का कहना है कि विधायक जी अपने क्षेत्र में आकर भी नहीं देखते। विकास कार्यों की तो बहुत दूर की बात है, 5 साल में क्षेत्र की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के महिला मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष डिम्पल सिंह ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य कितना हुआ वो खुद जनता बताएगी। देखिए, 5 साल लगभग होने जा रहे हैं। सिर्फ आपने भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ घोषणाएं की हैं। जो कांग्रेस शासनकाल में बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही थी, बड़े बड़े काम हो रहे थे, उनको उन्होंने लगभग बंद कर दिया सारा का सारा। बड़ी योजनाएं जैसे रिश्वनाथ बिंदाल की थी, रिवर फ्रंट की थी, जिसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने बहुत सारे फ्लैट बना के देने थे गरीब और निर्धन परिवार को, सामान्य वर्ग को, वो उन्होंने बंद कर दिया गया है। मालिकाना हक 2 अक्टूबर 2016 को कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था और लगभग 100 लोगों को मालिकाना हक दे भी दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार के आते ही फरवरी में सरकार आते ही इन्होंने उसको बंद कर दिया, जबकि हजारों लाखों लोगों को उसमें मालिकाना हक हमने पूरे प्रदेश भर में देना था। और मलिन बस्तियों के रखरखाव के लिए हमने 400 करोड़ रुपए का व्यवधान भी किया गया था, वो भी उन्होंने लगभग बंद कर दिया है। आगामी विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन देखने वाली बात होगी कि राजपुर विधानसभा पर जनता किसके सर जीत का सेहरा बांधती है।
आज के न्यूज इंडिया की टीम ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया और जाना कि कितना जो मौजूदा विधायक हैं खजान दास ने अपने क्षेत्र में विकास कार्य किया है और कितना जनता उनसे खुश है। तो जो के न्यूज इंडिया की टीम ने जाना वो देखा कि जो मौजूदा विधायक है खजान दास, उनसे जनता कहीं ना कहीं खुश दिखाई दी, कहीं नाखुश भी दिखाई दी। जो विकास कार्य है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता खुश भी दिखाई दी और नाखुश भी। तो अगर आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधती है, ये वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन लईक अहमद के साथ मैदानी शली, के न्यूज इंडिया, देहरादून। फिलहाल रणवेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया